नमस्कार। वेलकम टू स्टॉक इन्फ्यूज। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं यूएस मार्केट के साथ। कल के ट्रेडिंग सेशन में यूएस मार्केट में बड़ी गिरावट देखने को मिली है। अब दोस्तों, गिरावट का जो मेन रीजन है वो है यूएस में जो डेट सीलिंग कंसर्न है। इसी वजह से मार्केट में गिरावट देखने को मिल रही है। अब दोस्तों, ये डेट सीलिंग क्या होता है? गवर्नमेंट कितने हाईएस्ट लिमिट तक लोन ले सकती है, इसी को डेट सीलिंग बोलते हैं। और यूएस की गवर्नमेंट ये जो हाईएस्ट लिमिट होता है लोन लेने का, इस लिमिट तक जनवरी मंथ में ही पहुंच चुकी है। और अगर इस डेट सीलिंग के लिमिट को नहीं बढ़ाया जाता है तो यूएस की गवर्नमेंट डिफॉल्ट कर सकती है। और अगर कुछ दिनों के लिए ही यूएस गवर्नमेंट डिफॉल्ट करती है, 20 लाख लोग जॉबलेस हो सकते हैं। मार्केट में बहुत बड़ी क्राइसिस आ सकती है। अब दोस्तों, ऐसा नहीं है कि डेट सीलिंग को इससे पहले नहीं बढ़ाया गया है। अगर यूएस के हिस्ट्री में देखें तो डेट सीलिंग को बहुत बार बढ़ाया जा चुका है। लगभग 7 8 10 बार आप देखेंगे डेट सीलिंग बढ़ चुका है। लेकिन अभी जो डेट सीलिंग बढ़ाने में प्रॉब्लम है वो है यूएस की गवर्नमेंट और जो वहां की अपोजिशन पार्टी है, उनके बीच में टसल चल रहा है। जो अपोजिशन पार्टी है वो शर्त रख रही है यूएस गवर्नमेंट के सामने कि आप अपने खर्चे को कम करिएगा, तभी हम डेट सीलिंग को बढ़ाने देंगे। और जो यूएस की प्रेजेंट गवर्नमेंट है वो अपोजिशन के इस शर्त को मानने से इनकार कर रही है। इसी वजह से मार्केट में अनसर्टेनिटी है कि इस डेट सीलिंग को कब बढ़ाया जाता है, कितना बढ़ाया जाता है, ये अनसर्टेन है। और इसी वजह से मार्केट में गिरावट देखने को मिल रही है। यही मार्केट में गिरावट का सबसे मेन रीजन है। अगर इसके बाद एक और रीजन को देखें, यूएस में रिटेल सेल्स का भी डेटा आउट हो चुका है और डेटा मार्केट के एक्सपेक्टेशन से बिलो देखने को मिलता है। अगर मार्केट के एक्सपेक्टेशंस की बात करें, 0.8% था और जो एक्चुअल नंबर निकल कर आया है 0.4% है। अब दोस्तों, क्या इससे इंडियन मार्केट पर भी असर पड़ेगा? देखिए दोस्तों, आज के दिन आशा की जा सकती है कि इंडियन मार्केट भी यूएस मार्केट को फॉलो कर सकता है और हमारे मार्केट में भी गिरावट देखने को मिल सकती है। और मान लीजिए अगर यूएस की गवर्नमेंट डिफॉल्ट कर जाती है तो इसका असर पूरी दुनिया के मार्केट पर देखने को मिलेगा। चलिए, ये तो हो गई यूएस मार्केट की बात। अगर इंडिया की कुछ इंपॉर्टेंट न्यूज को डिस्कस करें, होलसेल प्राइस इन्फ्लेशन का डेटा आउट हो चुका है और ये -0.92% निकल कर आया है। अगर आप पिछले 11th में देखें तो कंटिन्यू होलसेल प्राइस इन्फ्लेशन का डेटा गिरता जा रहा है। एक समय बहुत ऊपर जा चुका था लेकिन अभी कंटिन्यू गिर रहा है। और ये जो भी मैन्युफैक्चरिंग करने वाली कंपनी है उनके लिए काफी ज्यादा पॉजिटिव न्यूज है। अब दोस्तों, अगर देखें तो पिछले 34 मंथ में होलसेल प्राइस इन्फ्लेशन का डेटा सबसे लोअर लेवल पर देखने को मिल रहा है। अब दोस्तों, जब होलसेल प्राइस इन्फ्लेशन नीचे जाता है तो कंपनी का जो रॉ मटेरियल होता है वो सस्ता होता जाता है। अभी के समय देखेंगे क्रूड ऑयल का भी प्राइस गिर चुका है, होलसेल प्राइस इन्फ्लेशन का भी डेटा नीचे जा चुका है। तो जो भी मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर से कंपनी बिलोंग करती है उन सारी कंपनी का रिजल्ट आने वाले समय में आपको अच्छा देखने को मिल सकता है। बहुत सारी कंपनी का नंबर को हम लोग डिस्कस करते हैं और हमेशा बात करते हैं कि उनके रॉ मटेरियल का कॉस्ट बढ़ चुका है, फ्यूल का प्राइस बढ़ चुका है। इसी वजह से उनके मार्जिन पर प्रेशर देखने को मिलता है और स्टॉक भी काफी हद तक परफॉर्म नहीं करता है। लेकिन आने वाले कुछ क्वार्टर में ऐसी मैन्युफैक्चरिंग करने वाली कंपनी का मार्जिन इंप्रूव कर सकता है और कंपनी का स्टॉक भी काफी अच्छा परफॉर्म कर सकता है। अब दोस्तों, मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर के साथ साथ रिटेल सेक्टर की एक कंपनी है जिसको होलसेल प्राइस इन्फ्लेशन कम होने का बेनिफिट मिलने वाला है और कंपनी का नाम है एवेन्यू सुपरमार्ट। अब दोस्तों, लास्ट ट्रेडिंग सेशन में देखें स्टॉक में 1% की गिरावट है। उससे पहले देखें तो 5% से भी ज्यादा स्टॉक गिरा था। अब दोस्तों, इसका रीजन है कंपनी का मार्जिन कंटिन्यू आपको डिक्लाइन करता हुआ नजर आ रहा है। आप देखेंगे कंपनी का रिजल्ट तो कंपनी का सेल्स तो अच्छा निकल कर आया है लेकिन मार्जिन कंपनी का कम हो चुका है। और मार्जिन कम होने की वजह से कंपनी का प्रॉफिट आफ्टर टैक्स घट चुका है और इसी वजह से स्टॉक पर प्रेशर देखने को मिल रहा है। लेकिन होलसेल प्राइस इन्फ्लेशन का डेटा जैसे जैसे नीचे जा रहा है वैसे वैसे कंपनी का मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट घटेगा। डी मार्ट जिन भी कंपनी से प्रोडक्ट्स लेती है,
डी मार्ट को वो प्रोडक्ट सस्ता मिलेगा। अभी कंपनी का मार्जिन क्यों गिरा है? क्योंकि कंपनी को प्रोडक्ट महंगा मिल रहा है, लेकिन डी मार्ट अपने कस्टमर पर ये जो महंगा प्राइस है इसको पास ऑन नहीं कर रही है, और इसी वजह से कंपनी का मार्जिन कम होता हुआ नजर आ रहा है। लेकिन जैसे ही कंपनी को सस्ता प्रोडक्ट मिलने लगेगा, वैसे ही कंपनी का मार्जिन भी आने वाले क्वार्टर्स में इंप्रूव होता हुआ नजर आएगा। अब दोस्तों, बहुत सारे मार्केट में ब्रोकर होते हैं जो किसी कंपनी की तरफ अपना नजरिया प्रस्तुत करते हैं, रिपोर्ट प्रस्तुत करते हैं और टारगेट को देते हैं। इसमें आप सबसे पहला नाम देख सकते हैं जेफरीज की तरफ से। इन्होंने टारगेट प्राइस बताया है 3425 रुपीज का। चलिए दूसरे ब्रोकर को देखते हैं। नोमुरा ने टारगेट दिया है 3913 रुपीज का। आईसीआईसीआई सिक्योरिटीज के टारगेट को देखें, इन्होंने 3800 रुपीज का टारगेट दिया है। उसके बाद अगर प्रभुदास लीलाधर का टारगेट देखें तो इन्होंने टारगेट दिया है 4447 रुपीज का। अगर मोतीलाल ओसवाल के टारगेट को देखें तो इन्होंने टारगेट दिया है 3895 रुपीज का। और कोटेक सिक्योरिटीज के टारगेट को देखें तो इन्होंने बहुत कम का टारगेट दिया है 3475 रुपीज का। तो आपने देखा, मार्केट में बहुत सारे ब्रोकर हैं, बहुत सारे एक्सपर्ट हैं, और सारे एक्सपर्ट अलग अलग टारगेट को प्रस्तुत कर रहे हैं। अब दोस्तों, ऐसे में आपको डिसाइड करना है कि कंपनी का जो भी मार्जिन प्रेशर है, क्या ये परमानेंट प्रॉब्लम है या फिर टेम्पररी प्रॉब्लम है। अगर आपको लगता है कि ये मार्जिन प्रॉब्लम कंपनी का परमानेंट है, तो आपको स्टॉक को सेल कर देना चाहिए, एग्जिट कर जाना चाहिए, और आपको बिल्कुल इस स्टॉक में नहीं बने रहना चाहिए। लेकिन अगर आपको लगता है कि कंपनी का जो मार्जिन प्रेशर है वो टेम्पररी प्रॉब्लम है, तो आप इस स्टॉक में बने भी रह सकते हैं। और अगर आपने बहुत अच्छी मात्रा में क्वांटिटी नहीं लिया है, तो आपको और ज़्यादा एडिंग करने के बारे में विचार करना चाहिए। अगर कंपनी के वैल्यूएशन को देखने जाएंगे, बहुत सारे लोग इस बारे में बात करते हैं कि कंपनी का वैल्यूएशन बहुत महंगा है, और इस बात को मैं भी मानता हूं कि कंपनी का वैल्यूएशन महंगा है। लेकिन अगर कंपनी के ओवरऑल प्राइस टू अर्निंग रेशियो को देखेंगे, जब से कंपनी की लिस्टिंग हुई है, तो आपको प्राइस टू अर्निंग रेशियो का एवरेज जो नजर आएगा 137 का है। इसका मतलब है दोस्तों, जब से कंपनी का आईपीओ आया है, तब से कंपनी को हायर प्राइस टू अर्निंग रेशियो मिला है, तब से कंपनी महंगी ही थी। लेकिन अगर फिर भी रिटर्न को देखने जाएंगे, फिर भी कंपनी ने काफ़ी ज़्यादा अच्छा रिटर्न प्रोवाइड किया है। जब से कंपनी की लिस्टिंग हुई है, 464% का रिटर्न प्रोवाइड किया है। और अगर टाइम पीरियड को देखने जाएंगे, बहुत ज़्यादा लंबा टाइम नहीं हुआ है, 2017 में कंपनी की लिस्टिंग होती है, तो 6 साल में कंपनी ने 464% का रिटर्न प्रोवाइड किया है। मतलब आपके पैसे को 5.5 गुना से भी ज़्यादा बनाकर दिया है। और वो भी तब दोस्तों, जब कंपनी का प्राइस टू अर्निंग रेशियो महंगा ही था, अभी भी महंगा है, और आने वाले कुछ सालों तक इस कंपनी का प्राइस टू अर्निंग रेशियो आपको महंगा ही नजर आएगा। जो लोग इंतजार कर रहे हैं कि 50 तक आ जाएगा, 40 तक आ जाएगा, मैं सस्ते में ले लूंगा, तो ऐसा नहीं होने वाला है। क्योंकि अगर आप किसी भी रिटेल सेक्टर की कंपनी को देखेंगे, सारी कंपनी का वैल्यूएशन आपको हाई देखने को मिलेगा। अगर आज के दिन मान लीजिए रिलायंस रिटेल मार्केट में लिस्ट होती है, तो उसका भी प्राइस टू अर्निंग रेशियो आपको 100 के ऊपर ही नजर आएगा। ऐसा नहीं है कि रिलायंस रिटेल अगर मार्केट में लिस्ट होगी तो सस्ते में मिल जाएगी, ऐसा नहीं होने वाला है दोस्तों। अगर कंपनी के शेयर होल्डिंग को देखेंगे, तो प्रमोटर की होल्डिंग आपको छोटी मोटी मात्रा में कम होती हुई नजर आएगी। आगे मैं आपको दिखाऊंगा क्यों कम हो रहा है। उसके बाद अगर एफआईआई के होल्डिंग को देखेंगे, ये भी कम होता हुआ नजर आ रहा है। अगर डीआईआई के होल्डिंग को देखें, तो आप पिछले 5-6 क्वार्टर में देखिएगा, कंटिन्यू बेसिस में अपने होल्डिंग को डीआईआई बढ़ाते जा रहे हैं। अब दोस्तों, डीआईआई के पास बहुत सारा टूल्स होता है, बहुत सारे एक्सपर्ट होते हैं। वो कंपनी के मैनेजमेंट से बात करते हैं, उसके बाद डिसीजन लेते हैं कि हमें इन्वेस्टमेंट करना है या नहीं करना है। और डीआईआई अपने होल्डिंग को कंटिन्यू बढ़ा रही है, क्योंकि डीआईआई को पता है जो भी प्रॉब्लम है टेम्पररी है, और फ्यूचर में कंपनी काफ़ी ज़्यादा अच्छा रिटर्न प्रोवाइड कर सकती है।
पब्लिक के होल्डिंग को देखें तो छोटी मोटी मात्रा में पब्लिक की होल्डिंग आपको बढ़ते हुए नजर आएगी। अब दोस्तों चलिए हम लोग देखते हैं कि कंपनी में प्रमोटर की होल्डिंग कम क्यों दिख रही है। तो दोस्तों कंपनी के जो इनसाइडर होते हैं, जो बड़े बड़े इंप्लॉय होते हैं, उसको प्रमोटर होल्डिंग में काउंट किया जाता है। और आप देखेंगे मार्च के मंथ में तो कंटिन्यू इनसाइडर के तरफ से सेलिंग होती हुई नजर आएगी। और अगर सबसे बड़ी सेलिंग देखें तो इनके डायरेक्टर के तरफ से आपको देखने को मिलेगी, जिनका नाम काफी डिफिकल्ट है। इनको हम लोग नेविल जी बोल लेते हैं। इन्होंने 1,44,840 स्टॉक की सेलिंग की है। अगर हम लोग इनसाइडर को देखने जाएंगे तो इनसाइडर के तरफ से आपको कंटिन्यूस सेलिंग देखने को मिलेगा। मार्च के मंथ में ये सेलिंग है। उसके पहले अगर आप फरवरी में भी देखिएगा तो सेलिंग देखने को मिलेगा। आप देखिए कंटिन्यूस सेलिंग है। यहां पर भी डायरेक्टर ने अच्छी खासी मात्रा में आपको सेलिंग की है। आप देख सकते हैं 1,14,000 से भी ज्यादा शेयर की सेलिंग हुई है। उसके बाद दिसंबर वाले मंथ में देखिए तो इनसाइडर की तरफ से जो कंपनी के बड़े बड़े इंप्लॉय हैं, जिनको ई शॉप में बहुत सस्ता स्टॉक मिलता है, वो कंटिन्यू सेलिंग करते जा रहे हैं। अब दोस्तों मैंने आपको दिखाया कि नेविल जी ने अच्छी खासी मात्रा में सेलिंग की है। तो बहुत सारे लोग के मन में डाउट होगा, अगर कंपनी के डायरेक्टर इतनी मात्रा में स्टॉक की सेलिंग कर रहे हैं, कहीं कंपनी में कोई प्रॉब्लम तो नहीं है। तो ऐसा कुछ नहीं है दोस्तों। आप देख सकते हैं इन्होंने 70 करोड़ का हाउस लिया है। अब दोस्तों इनको ई शॉप के थ्रू बहुत सस्ते में स्टॉक मिला था और आज ये बहुत बड़े प्रॉफिट के साथ बैठे हैं। अब इनको हक है कि ये लाइफ को एंजॉय करें। अगर मान लीजिए आप किसी स्टॉक में इन्वेस्टमेंट करते हैं, अब बहुत बड़े प्रॉफिट के साथ बैठे हैं, तो आपको हक है कि आप अपने स्टॉक को सेल कर सकते हैं, अपने लाइफ को एंजॉय कर सकते हैं। इसका मतलब थोड़ी कि कंपनी में प्रॉब्लम हो गई है। वैसे ही अगर कंपनी के डायरेक्टर सेल कर रहे हैं स्टॉक को, अपने लिए घर खरीद रहे हैं, इसका मतलब थोड़ी ना ऐसा है कि कंपनी में प्रॉब्लम आ चुकी है। इसलिए दोस्तों आपको एक पैसे की भी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। इनसाइडर की तरफ से जो सेलिंग हो रही है वो कंपनी के एम्प्लॉय कर रहे हैं, न कि कंपनी के प्रमोटर। कंपनी के सेल्स ग्रोथ को देखेंगे, 10 ईयर में अच्छा है, 5 ईयर में अच्छा है, 3 ईयर में अच्छा है। हमेशा कंपनी का सेल्स 20% से ऊपर ही नजर आता है। कंपनी के प्रॉफिट के ग्रोथ को देखेंगे, ये भी आपको बहुत अच्छा देखने को मिलेगा। अब दोस्तों मान लीजिए कंपनी का प्रॉफिट का ग्रोथ नेक्स्ट 10 ईयर में भी 25% का रहता है, तो आपका नेक्स्ट 10 ईयर में रिटर्न जो निकल कर आएगा 30% के CAGR से बनेगा। अब दोस्तों अगर 30% के CAGR से आपका रिटर्न बनता है तो नेक्स्ट 10 ईयर में आपका जो इन्वेस्टमेंट होगा वो 10-11 टाइम्स बन जाएगा। मान लीजिए आपने 1 लाख रुपया आज इन्वेस्टमेंट किया है, तो 10-11 साल बाद ये 11-12 लाख बन सकता है। और अगर आप अपने इन्वेस्टमेंट के साथ बने रहते हैं, उसके बाद का जो 10 साल होता है, मतलब टोटल 20 साल में आपका जो इन्वेस्टमेंट का रिटर्न बनता है वो 100 टाइम्स हो सकता है। तो ये रिटर्न को काफ़ी ज़्यादा अच्छा माना जाएगा। जो भी लॉन्ग टर्म के इन्वेस्टर हैं, इस कंपनी में डेफिनेटली इन्वेस्टमेंट करने के बारे में विचार कर सकते हैं। अगर इन्वेस्टमेंट की स्ट्रेटेजी की बात की जाए तो दोस्तों अभी स्टॉक में गिरावट वाला माहौल है। अगर स्टॉक आपको 3,300 या 3,250 रुपीज़ पर मिलता है तो फ्रेश इन्वेस्टमेंट के बारे में भी सोच सकते हैं। आप चाहें तो एवरेज डाउन करने के बारे में भी विचार कर सकते हैं। मुझे नहीं लगता है कि स्टॉक में बहुत ज़्यादा गिरावट की पॉसिबिलिटीज है। जैसा कि मैंने आपको दिखाया, फ्यूचर में कंपनी का मार्जिन इंप्रूव कर सकता है और ये बात मार्केट को भी पता है। और जब एक बार स्टॉक में बाइंग आएगी, आपको स्टॉक में बहुत ज़्यादा तेजी देखने को मिलेगी और दोबारा आपको कभी भी इस प्राइस में ये स्टॉक नहीं मिलेगा। तो अभी इन्वेस्टमेंट का मौका है। हर कंपनी के बिजनेस में एक फेज आता है जब कंपनी का बिजनेस में थोड़ा प्रॉब्लम होता है। लेकिन दोस्तों आपको समझना पड़ेगा, जब भी ये प्रॉब्लम सॉल्व होगा तब स्टॉक बिल्कुल आपको हाई पर नजर आएगा। अभी प्रॉब्लम है, इसीलिए तो स्टॉक सस्ते पर मिल रहा है। अगर प्रॉब्लम नहीं होता, सब कुछ अच्छा होता, तो स्टॉक आपको सस्ते में क्यों मिलता? आप देखिएगा बहुत सारे स्टॉक अभी ऑल टाइम हाई पर हैं। एग्जाम्पल देता हूं, एक समय पॉलीकैब का ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन गिर गया था, स्टॉक 1700-1800 रुपीज तक चले गया था, तब कोई भी स्टॉक में इन्वेस्टमेंट नहीं कर रहा था। आज के समय देखिए
3300 अपने ऑल टाइम हाई पर परफॉर्म कर रहा है। और जब पॉलीकैब का स्टॉक गिरा हुआ था तब एवेन्यू सुपरमार्ट का स्टॉक बिल्कुल अच्छा परफॉर्म कर रहा था, क्योंकि कंपनी का प्रॉफिट भी अच्छा था, सेल्स भी अच्छा था, मार्जिन भी अच्छा था। तो हर कंपनी के बिजनेस में फेज आता है। अब आने वाले क्वार्टर में कंपनी का ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन इंप्रूव होगा तो स्टॉक अपने ऑल टाइम हाई पर नजर आएगा, और जो भी अभी इन्वेस्टमेंट करेंगे उनको अच्छा खासा रिटर्न मिलेगा। तो इस वीडियो के डिस्कशन के लिए इतना ही रखते हैं। आप चाहें तो कमेंट कर बता सकते हैं आपने डी मार्ट में इन्वेस्टमेंट किया है तो किस लेवल पर किया है और कितना किया है। रेगुलर अपडेट्स के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। मिलते हैं किसी और वीडियो में किसी और इंफॉर्मेशन के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।